इसको इस फिगर से समझ में आएगा। ये फिगर देख रहे हैं इसको, ये फिगर है, ऊपर लाइनें हैं ना, ये निषेक की लाइनें हैं। और पहले लाइनें यहाँ पर भी थी, जो उपशम सम्यक का काल है ना, यहाँ थी, एक दो ऐसे लाइनें थी, ये निषेक थे यहाँ पे। क्या हुआ, जीव के भाव जो तीन करण है ना, जब करण होते हैं, पढ़ा है ना ये यहीं पे, अधकरण, अधकरण आदि, मतलब तीन करण होते हैं। अभी जब प्रायोगिक लब्धि के बाद करण लब्धि होती है, तो जब करण लब्धि में, अभी हमने पढ़ा नहीं है बट थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, जब अधकरण में पहुंचता है तो जीव को सम्यक होना जरूर होगा ही होगा, अगर अधकरण में प्रवेश कर गया तो। अधकरण के वक्त क्या होता है, यहाँ पे जो सारे पहले निषेक थे अधकरण से पहले, अभी क्या हुआ, यहाँ के निषेक जितने थे थोड़े से ऊपर चले गए, थोड़े से नीचे आवली में आ गए, उदय में आने वाले। यहाँ पूरे भरे हुए थे निषेक। तो क्या हुआ, करण के वक्त में एक 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 करके पूरे या तो आवली में आ गए, जो अभी अधकरण के समय से लेके अंतर्मुख का काल जब तक सम्यक नहीं होगा, अभी भी मिथ्यात्व उतना काल, उसमें थोड़े ऊपर से नीचे आ गए उत्कर्षण अपकर्षण के द्वारा, और थोड़े नीचे से ऊपर चले गए। तो ये बीच में क्या हो गया, एक भी निषेक मिथ्यात्व का नहीं है, मतलब एक भी निषेक ऐसा नहीं है जब उदय में आएगा, मिथ्यात्व उदय में आएगा। तो अभी नीचे आवली समान प्रमाण समय है आवली का, इसके नीचे निषेक है, अभी एक 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 करके खिरते जा रहे हैं, कब तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ जैसे ही पहुंचेगा जीव, यहाँ जैसे ही पहुंचेगा तो उसके पास उदय में आने के लिए एक भी मिथ्यात्व का निषेक नहीं है। अगर मिथ्यात्व का निषेक नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा तो क्या होगा, सम्यक्त्व का मिथ्यात्व नहीं होगा उसको, मतलब कर्म की अपेक्षा से मिथ्यात्व, कर्म नहीं उदय आ रहा है और जीव का भाव उस तरह से हो रहा है, सम्यक हो रहा है। तो एक तो ये हुआ, तो यहाँ से ये से लेके ये पूरा क्या है, इतना गैप होता है, गैप में से गैप मतलब ये जीव बनाता है, जब भाव होते हैं तो गैप बनता है। मिथ्यात्व की जो निषेध कभी भी अदरवाइज कंटिन्यूअस रहते हैं, कभी भी ब्रेक नहीं होता उनमें, एक के बाद एक कंटिन्यूअस मिथ्यात्व उदय में आता है ना। तो सत्ता में भी इस तरह से पढ़े, सत्ता के निषेधों में ब्रेक किया इन्होंने कुछ समय के लिए, वो ब्रेक थोड़ा ज्यादा होता है, और उपशम का काल थोड़ा इतना ही होता है बट ब्रेक ज्यादा होता है। तो उपशम का काल ऐसे ही जैसे ही जीव अभी अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण तीन करण होते हैं, अंतर्मूर्त तक शुद्धि बढ़ती जाती है और लास्ट में यहाँ तक आता है। यहाँ आने के बाद निवृत्तिकरण का आखिरी समय हो गया, अब जीव का अगला समय में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक्त्व है, वो अपनी श्रद्धा है, अपना आनंद ले रहा है। तो यहाँ से एक अंतर्मूर्त तक वो उपशम काल रहेगा। अभी उपशम काल में क्या हो रहा है, अभी इस वक्त ये नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद नीचे आने चाहिए थे ना। जैसे हमने देखा ना, एक अगर नीचे आता है तो एक उदय में आता है, दूसरा फिर नीचे तैयार रहता है उदय में आने। बट यहाँ इसको क्या बोला है, जीव के कारण इसको दबा के रखा ऊपर, उसको कहते हैं उपशम, कर्मों का उपशम, इसको कहते हैं दबा के रखना, कि ये एक भी, जब तक इसका सम्यक का काल है, एक भी नीचे नहीं आएगा। तो उसको कहते हैं उपशम। क्यों, ये ऐसी अवस्था है उसकी, कर्मों में ऐसी सामर्थ्य है कि जीव के भाव से वो कुछ देर के लिए यहाँ उपशम हो जाता है, उदय में एक के बाद एक उदय में आने लायक नहीं रहते हो कुछ देर के लिए अंतर्मुख में। तो इसको कहते हैं उपशम, दबा के रखना, मतलब उसको यहाँ पे उदय में आने देने नहीं, उदय में आते क्या होगा, मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए बट सम्यक के काल में मिथ्यात्व का उदय नहीं आ सकता है। तो ये पूरे ऊपर के जो है आगे आने वाले, वो पूरे दबे हुए हैं, उदय में नहीं आ रहे है, वो सत्ता में दबे हुए हैं। ये तो हुआ मिथ्यात्व में। अभी क्या हो रहा है, साथ ही साथ अनंतानुबंधी कषाय का क्या हो रहा है, वो भी जाती है। वो किस तरह से जाती है, अनंतानुबंधी का क्षय होता है। क्षय मतलब क्षय कहेंगे या उसका भी उपशम कहेंगे। ये है अपना प्रशस्त उपशम, ये प्रशस्त उपशम कहते हैं, जो मिथ्यात्व में हो रहा है प्रशस्त उपशम हो रहा है। जब यहाँ पे जो अनंतानुबंधी कषाय भी उदय में आ रही थी, अभी क्या हो गया, जब सम्यक हो गया, सम्यक के काल में अनंतानुबंधी भी उदय में नहीं आती है। वो क्या होती है, यहाँ तक तो एक समय से पहले तक सत्ता में अनंतानुबंधी कषाय रूप पड़ी रहती है, बट जैसे ही उदय में आने योग्य होती है, वो प्रत्याखाना अप्रत्याखाना वरण होकर उदय में आती है। अपने खुद रूप से, स्वरूप से उदय में नहीं आती है,
वो दूसरी कषाय अप्रत्याखानावरण होके उदय में आती है। तब क्या होता है, क्योंकि सम्यक के काल में मिथ्यात्व भी नहीं होता है और अनंतानुबंधी कषाय भी नहीं होती है। तो इस जो अनंतानुबंधी, यहां तक अनंताबंदी थी सत्ता में, जब उदय में आने का समय हुआ, दूसरी कषाय रूप होके उदय में आ रही है, उसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम। तो दो काम हो रहे हैं। जीव क्या हो रहा है, जीव तो अपना सम्यक का, श्रद्धा गुण का अपना आनंद ले रहा है, वो अपने स्वभाव में रत है। बट कर्मों में हो रहा है, कर्मों में दबे हुए हैं, मिथ्यात्व का उदय नहीं आ रहा है। तो मिथ्यात्व का उदय नहीं हो रहा है, सम्यक के काल में मिथ्यात्व का बंध भी नहीं हो रहा है। और अनंतानुबंधी कषाय, अगर जीव मिथ्यात्व से चौथे गुण स्थान में भी जा सकता है, पांचवें में भी, सातवें में भी, तीन रास्ते खुले होते हैं मिथ्यात्व से। अगर चौथे में है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याखानावरण होकर उदय में आ रही है, और जीव पहले से पांचवें में जा रहा है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याखाना दोनों मिलकर प्रत्याखानावरण होकर उदय में आ रही है। और सातवें में द्रव्यलिंगी मुनि ने पहली बार उपशम प्राप्त किया है, तो उसके तीनों अनंतानुबंधी, अप्रत्याखान और प्रत्याखान तीनों स्वंजलन रूप में उदय में आ रही है। तो तीन अवस्थाएं होती है, तीन अवस्था के अनुसार। बट सामान्य हम समझे कषाय अपनी अगली वाली में उदय में होकर आ रही है। उसका क्षय भी कह सकते हैं या उपशम भी कह सकते हैं उसको। यहाँ पे अगला दिया है, देखते हैं। तो ये आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? अच्छा, यहाँ पे और क्या हो रहा है, साथ ही साथ ये भी होता है, ये जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व के यहाँ टुकड़े हो जाते हैं। ये जो एक ये मिथ्यात्व की देखिए निषेध, ऐसे ही एक निषेध साइड में बन जाता है मिश्र मिथ्यात्व का, वो थोड़ा होता है। और फिर एक थोड़ी सम्यक प्रकृति के भी इसमें अनिषेध, इसमें से टूटते हैं, टूट के बनते हैं। इसके जो निषेक हैं, इसके निषेक में से थोड़े निषेक मिश्र प्रकृति में परिवर्तित होते हैं, कुछ निषेक सम्यक प्रकृति में परिवर्तित होके जब सम्यक खत्म होता है तो मिथ्यात्व की जगह मिथ्यात्व की तीन टाइप की प्रकृतियां सत्ता में आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं दो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है, वो उनके टुकड़े होके वो बनती हैं। तो अभी सत्ता में तीन हो गई। जब सम्यक तो खत्म होगा तो जीव के परिणामों के निमित्त से कौन सी प्रकृति के निषेक उदय में आएंगे, उस हिसाब से जीव का गुण स्थान बनेगा। समझ में आ रहा है? ये पहले बहुत तगड़ा था, अभी ये थोड़ी तगड़ा कम होके इसके दो छोटे भाई बन गए, समझिए थोड़े तगड़े कम है, तो उसके दो और बन गए, तो इसका जो तगड़ापन है कम हो गया थोड़े, इसके और थोड़े छोटे छोटे तगड़े बन गए छोटे। ये दो तगड़े मिश्र और मिथ्यात्व तो सम्यक को रहने नहीं देते, लेकिन जो सम्यक प्रकृति है इतनी कमजोर होती है कि वो मिथ्यात्व की प्रकृति है, लेकिन उसके रहते भी क्षोक्षम सम्यक हो सकता है। तो एक के तीन काम हुए। ये विनता जी अभी ज्वाइन हुए आप? हाँ, ये समझा है आपने थोड़ा, क्योंकि अगला उपशम और अपशस्त उपशम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा समझ में आया। ग्राफिक से बहुत इजीली समझ में आता है। तो ये जो गैप है, गैप में सम्यक्त हो रहा है, और सम्यक्त का काल में क्या हो रहा है, मिथ्यात्व का उदय नहीं हो रहा है, वो दबा हुआ है ऊपर, उदय में नहीं आ रहा है, सत्ता में है। और अब अनंतानुबंधी कषाय अप्रत्याखान रूप पलटकर उदय में आ रही है। नंबर 2, ये 2 हो गई है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का बंध नहीं है सम्यक के काल में। और ये जो उदय में नहीं आ रही इसको प्रशस्त उपशम कहते हैं, और जो अनंतानुबंधी कषाएं दूसरे रूप पलट के आ रही उसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं। और तीसरा काम होता है, ये मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं, ये थोड़ी से निषेक नए बनते हैं यहाँ पे साइड में, इसी के साथ बनते हैं मिश्र प्रकृति वाले और कुछ सम्यक प्रकृति वाले। ये जितनी होते हैं उससे बहुत कम बनते हैं मिश्र प्रकृति वाले, और उससे भी कम बनते हैं सम्यक प्रकृति वाले। तो वो शायद दूसरे पेज में भी होगा, मैं दिखाता हूँ। तो उसमें अभी 3 प्रकृतियां जब सम्यक्त होने तक ये कार्य करता है संक्रमण का, अन्य प्रकृति। अब जैसे ही सम्यक का काल खत्म हुआ, जीव के कैसे भाव रहे उस अनुसार, अगर उसके मिथ्यात्व रूप भाव रहे
तो ये मिथ्यात्व की प्रकृति उदय में आ जाएगी, नंबर 1 गुण स्थान में चला जाएगा। और अगर मिश्र प्रकृति उदय में आ गई तो तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। और अगर क्षयोपशम प्रकृति का उदय हुआ तो क्षयोपशम सम्यक्त हो जाएगा। उसको सम्यक प्रकृति का उदय होगा, उस अनुसार उसके भाव हुए तो एक में चौथे गुण, एक से चौथे में जाता है, चौथे का काल अंतर्मूर्त है, उसके बाद उसने या तो मिथ्यात्व में जाना है या मिश्र मिथ्यात्व में जाना है तीसरे गुण स्थान में, या औपशमिक सम्यक चौथे गुण स्थान से पलटकर चौथे ही गुण स्थान में क्षौपशमिक सम्यक रूप रहना है। तो ये स्थिति बनती है जब सम्यक तो होता है। तो कहते हैं ना, इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इस तरह से 3 डिवीजन हो जाते हैं, 1 के 3 हो जाते हैं, स्थिति बन जाती है, निषेक बन जाते हैं। हम नहीं, निषेक तो नॉर्मली कब बनते हैं, जब कर्म बनते हैं, लेकिन यहाँ कर्म के बंध नहीं रहे, वो इनकी बन रही है, टूट के इसके टुकड़े बन रहे हैं। तो इसको कहते हैं टुकड़े बनना, और ये होता है उपशम का। एक और है ये, इससे पहले एक और है। हाँ, ये देखिए, अभी इससे पहले जो होता है ना स्थिति, ये है ना, जीव के करण लब्धि में क्या हो रहा है, ये ऐसे निषेक थे पूरे, अगला निषेक, दूसरा, तीसरा, ऐसे पूरे निषेक थे। करण लब्धि में क्या होता है, यहाँ के निषेक थोड़े से नीचे आते हैं, मतलब इमीडिएटली उदय में आने वाले, और थोड़े से निषेक बाद में उदय में आने वाली स्थिति में पलट जाते हैं, तो यहाँ गैप हो जाता है। तो जीव तो अभी करण लब्धि में है, एक एक निषेक उसका खिलता जा रहा है, तो ये जो गैप बनता है उसके नीचे वाली स्थिति को परम स्थिति, प्रथम स्थिति बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं अंतर बोलते हैं। ये ऊपर वाले जितने भी है, पूरे जितने निषेक पड़े हैं, उसको द्वितीय स्थिति बोलते हैं। अभी एक एक करके उदय में आते जाएंगे। जब ये आखिरी नीचे की स्थिति, प्रथम स्थिति में जब आखिरी निषेक उदय में आ जाएगा, करण लब्धि में के अंतिम समय में, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में ये निषेक भी गिर जाएगा। अब जीव के ऐसी स्थिति बनी कि मिथ्यात्व कर्म का उदय में आने के लिए कोई भी निषेक नहीं है। तो मिथ्यात्व उदय में नहीं है तो जीव के भाव सम्यक्त है, सम्यक्त हो जाएगा उसको। और सम्यक के काल में न तो मिथ्यात्व का उदय है कर्म का, जीव के भाव औपशमिक भाव है, और नया मिथ्यात्व बंध भी नहीं हो रहा। तो इसके बाद ये पहले वाली स्थिति है, दूसरी वाली स्थिति अभी जो हमने देखी थी वैसी हो जाती है। तो ये नीचे के सारे खिर गए। अभी सम्यक का काल यहाँ पे पहुंच गया, सम्यक का काल आ गया। यहाँ से उसने गैप तो बड़ा बनाया था, लेकिन सम्यक का काल थोड़ा है। उपशम सम्यक के काल में कोई निषेक नहीं है, 3 काम हो रहे हैं। एक तो जीव सम्यक्त में है, दूसरा चीज ये मिथ्यात्व की प्रकृति उपशम हो रखा है, दबी हुई है, उदय में नहीं आ रही है। निषेक मतलब उदय में नहीं आ रहे हैं, उदय में नहीं आ रहे हैं तो मिथ्यात्व नहीं हो रहा है उस कारण से। तो उसको जो गैप के ऊपर वाली स्थिति, ये द्वितीय स्थिति है। प्रथम स्थिति के पूरे निषेक खिर गए यहाँ पे। तब यहाँ पे ये पहली स्थिति आई जब सम्यक का काल शुरू हुआ। सम्यक का काल अंतर्मूर्त का है, ये अंतर्मूर्त तक सम्यक्त रहेगा, उसमें ये दबे रहेंगे और अनंतानुबंधी कषाय अप्रत्याख्यान रूप होकर उदय में आएगी। तो कषाय तो उदय में आएगी, बट अनंतानुबंधी सम्यक्त में बाधक है, अनंतानुबंधी के साथ सम्यक्त नहीं हो सकता। अभी और दूसरा, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो रहे हैं। मिथ्यात्व तो खुद है, साथ ही साथ उसके कुछ निषेक मिश्र मिथ्यात्व के बन रहे हैं, कुछ सम्यक प्रकृति के बन रहे हैं। ये तीनों प्रकृतियां सम्यक के ही वैरायटीज हैं, तीनों बनते हैं, तीनों की स्थिति होती है। अब जब सम्यक यहाँ लास्ट मोमेंट है, सम्यक खत्म होने वाला है, अंतर्मूर्त खत्म होने वाला है, तो खत्म होना ही होना है। उपशम सम्यक्त से जीव ने बाहर आना है। अब बाहर आने के बाद क्या स्थिति हो सकती है? 3 तरह की। एक तो यहाँ पे मिथ्यात्व के निषेक पड़े हैं, यहाँ सम्यक मिथ्यात्व के निषेक भी बन गए हैं टुकड़े, और सम्यक प्रकृति के भी निषेक पड़े हुए। अब जीव के जिस तरह के भाव होंगे उस हिसाब से, अगर मिथ्यात्व के भाव वापस मिथ्यात्व में चला गया, जा सकता है ना, सम्यक मिथ्यात्व औपशमिक सम्यक के बाद मिथ्यात्व में जा सकता है, तो ये मिथ्यात्व का उदय आएगा, ये निषेक नीचे आ जाएंगे, अभी उदय में आएंगे उनके, तो मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व हो जाएगा।
अगर सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र मिथ्यात्व आएंगे तो तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। और सम्यक प्रकृति का उदय आया है तो सम्यक प्रकृति में क्या होता है, औक्षमिक सम्यक छूट के क्षाक्षमिक सम्यक में चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरी सम्यक की क्रिया होती है। तो इस बैकग्राउंड के साथ आप अब पढ़िए इसको, अब फिर से पढ़िए, प्रशस्त उपशम को पढ़िए। प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? अधः कर्णादि द्वारा उपशम विधान से अनंतानुबंधी चतुष्क बिना मोहिनी कर्म की जो उपशमना होती है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। इसे अंतरकरण रूप उपशम भी कहते हैं। तो आगामी एक मिनट, नहीं अभी इसको समझाएंगे सुमन जी, या आप भी जो समझाए थोड़ा समझाएंगे। फिगर से आपको बहुत समझ में आ गया अच्छी तरह, अब वर्ड बाई वर्ड समझिए इसको। भाव तो पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अधः करण आदि द्वारा, ये जो जब करण लब्धि में तीन तरह से अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, तीन स्टेप्स होते हैं। तीन करण होते हैं। हाँ, तीन करण होते हैं। यस, तीन करण होते हैं। हाँ, तो अधकरण आदि मतलब अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण द्वारा द्वारा उपशम विधान से। हाँ, इन तीनों स्टेप्स के बाद जीव की जो विशुद्धि बढ़ती है, या जीव की विशुद्धि बढ़ते हुए जब ये तीन स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो कर्मों में क्या होता है, उपशम विधान होता है। कर्मों में नहीं, यहाँ पढ़िए आप। ये एक तो अनंतानुबंधी में सिर्फ मौन ये कर्म। हाँ, अनंतानुबंधी चतुष्कोण मोहनीय कर्म की जो उपशमना होती है। हाँ, उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म में होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का ही होता है। तो उस समय मोहनीय कर्म की जो मिथ्यात्व रूप प्रकृति है उसका उपशम विधान, उसका उपशम करण होता है। यानी कि जीव मिथ्यात्व के उदय मतलब जो उदय में आने वाले जो निषेक है उनको कुछ तो तुरंत उदयावली में लाकर खत्म करता है और कुछ को अंतरकरण, एक गैप बनाकर ऊपर भेज देता है ताकि वो उदय में नहीं आए। तो उसको उपशमना कहते हैं, उसको उपशमना कहते हैं। जो अनुदय रूप करता है उसको उपशमना कहते हैं। हाँ, मोहनीय कर्म की जो उपशमना उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। इसे अंतरकरण रूप उपशम, ये जो गैप बनाता है उसको ये अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। हाँ, अभी इसी का थोड़ा आगे भी दिया है सर। इसका मतलब समझ में आ गया सबको? सर, मोहिनीय कर्म की जो उपशमना होती है, मतलब जो मोहिनीय कर्म को जो आपने अभी बताया था कि ऊपर दबा के रख दिया है, यस, वही। यस, उपशम मतलब अभी नीचे और देखना, इसका और खुलासा किया आगामी काल। निषेक किसे कहते हैं? निषेक किसको बोला है? निषेक एक समय में उदय में आने वाले कर्म के परमाणुओं को, प्रति समय कर्म के परमाणु उदय में आ रहे हैं तो एक एक समय में ऐसे पूरे एक समय के बाद इस तरह से पूरे लाइन में हैं आने वाले। लाइन में मतलब ऐसे लाइन में नहीं, रिप्रेजेंटेशन है, बट हर समय आने वाले उदय में है परमाणु, असंख्यात परमाणु उदय में आते हैं। तो मिथ्यात्व के जो परमाणु हैं, हर कर्म के परमाणु का निषेक होता है। तो जो उस एक एक समय में आने वाले उदयों का जो ग्रुप है उसको निषेक कहते हैं। तो वो निषेक, प्रति समय आने वाले जो निषेक है वो दब जाते हैं। वो अभी उदय में नहीं आ रहे हो, वरना कंटिन्यूअस उदय में आते ही रहते हैं, बट कुछ समय के लिए उपशम के समय उनका उदय में आना रुक जाता है। जीव के भाव ऐसे करता है और कर्मों में ऐसे दबने की ऐसी अवस्था होती है कि वो उदय में नहीं आ सकते, उसको उपशम कहते हैं। अगर वो उदय में आ जाएंगे, हर वक्त आते रहेंगे, तो कभी फिर जीव को सम्यक्ति नहीं होगा। हर वक्त कर मिथ्यात्व उदय में आ रहा है, फिर उदय में आएगा तो जीव मिथ्यात्व होगा। लेकिन ऐसी स्थिति बनती है कि वो मिथ्यात्व कर्म उदय में ना आए और जीव के औपशमिक भाव दोनों। जीव का पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ तो जीव का अपना चल रहा है, लेकिन कर्मों में ये हो रहा है। तो कर्मों की अपेक्षा से ये बहुत जल्दी अच्छा समझ में आता है कि ऐसे भाव होने से, औपशमिक भाव जब होते हैं तो ये सम्यक्त होता है।
सर एक क्वेश्चन था, उपशमना होती है तो क्या प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति के बीच की जगह जो उपशमना वाला है, नहीं नहीं जो अभी फिगर नहीं में नहीं, बताया आपने? जी बीज की जगह तो अंतर हुआ, गैप हाँ हुआ, जिसमें हाँ। कोई मिथ्यात्व का निषेध नहीं है। और प्रथम स्थिति वो है जो अभी अभी के बाद कुछ समय के लिए एक एक करके उदय में आके खत्म हो जाएंगे। वो जो कुछ निषेध दिखाए प्रथम स्थिति में, वो अभी की स्थिति से सम्यक की स्थिति के बीच का गैप है। अभी करण लब्धि में है जीव, करण लब्धि चल रही है उसकी, करण लब्धि जितने समय तक चलेगी तब तक वो प्रथम निषेध रहेंगे। जैसे ही करण लब्धि समाप्त हुई, करण लब्धि में भी अंतिम समय तक जीव मिथ्यात्वी है, शुद्धता बहुत बढ़ रही है लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का उदय है। बट जैसे ही वो आखिरी निषेध खत्म हो गया, अब अगला निषेध है ही नहीं उदय में आने के लिए, और ऊपर के निषेधों को मना कर रखा है, दबा के रखा है कि अब तुम उदय में नहीं आओगे जब तक मेरा सम्यक का काल है। तो वो जो ऊपर के निषेधों को दबा के रखना है वो उपशम है। उपशम मतलब दबाना, दबाना मतलब उसको उदय में आने लायक नहीं रहने देना, अपंगु सर बना देना, कुछ देर के लिए उसको निष्क्रिय बना देना। तो सर औपशमिक के काल में तो अंतर्मुहूर्त के बाद फिर वो उदय में आएंगे जो 3 टुकड़े हुए हैं। अभी अभी वही अच्छा, अभी आप पूछा है तो फिर से क्लियर करता हूँ। अभी 3 टुकड़े बने, जीव सम्यक के काल में 3 क्रियाएं हो रही थी, मिथ्यात्व तो नहीं उदय आ रहा था, जीव सम्यक थे, जीव के औपशमिक भाव है, और ऊपर उपशम हो रखा है मिथ्यात्व कर्मों का। साथ ही साथ जो उपशम हो रखे उनके 3 टुकड़े बन गए, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति 3 टुकड़े बन गए। लेकिन और नीचे का जो है अनंतानुबंधी कषाय का अप्रत्याख्यान वर्ण होके वो उदय में आ रही है, ये सारे कार्य चल रहे हैं। अब जब सम्यक का काल खत्म होगा, सम्यक का काल समाप्त होगा, अभी जीव ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना, या तो मिथ्यात्व में, उसके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। क्यों 3 की स्थिति है? पहले सिर्फ मिथ्यात्व की थी, अभी 3 प्रकृतियां बन गई, या मिथ्यात्व की, सम्यक मिथ्यात्व की, या सम्यक प्रकृति की। अब इसमें से इधर जीव के भाव के निमित्त से जो प्रकृति उदय में आएगी, जिसका निषेध उदय में आएगा नीचे, अभी उपशम खत्म हो गया, औपशमिक का काल खत्म, उपशम खत्म, फिर से उदय में आना शुरू। अब उदय में कौन सा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही। अब उदय 3 स्थितियां पड़ी। अब जीव के भाव के निमित्त से या तो जीव मिथ्यात्व में जा सकता है, या जीव मिश्र होने से तीसरा गुण स्थान हो सकता है। और अगर सम्यक प्रकृति उदय में आई तो औपशमिक छुटकर क्षपशमिक सम्यक हो जाएगा। तो 3 स्थितियां बनती है, किसी में भी जा सकता है। तो तीसरा गुण स्थान, दूसरा एक और सम्यक के काल में ही होता है, दूसरा बाद में देखेंगे। तीसरा और दूसरा गुण स्थान गिरने के हैं, खासकर दूसरा गुण स्थान तो चौथे से गिर के दूसरे में आता है, पहले से कभी दूसरे में नहीं जाता है। जब सम्यक होने के बाद ये स्थिति बन गई तो पहले से तीसरे में जा सकता है, लेकिन पहली बार उसके पास सत्ता ही नहीं है तो वो तीसरे में कैसे जाएगा? किसी चीज की सत्ता होगी, वो उदय में आएगा तो उसके अनुसार उसके भाव होंगे। ये क्लियर हो गया? पहला, तीसरा या चौथे में जा सकता है, किसी में भी। मतलब सर ये है कि जब उपशम का काल खत्म होगा तो जो दर्शन मोनि के 3 टुकड़े हुए हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, यदि हाँ मिथ्यात्व होगा तो वो गिर के नीचे ही जाएगा, हाँ सम्यक मिथ्यात्व होगा तो वो तीसरे में आएगा, और यस। यदि सम्यक प्रकृति रहेगी तो वो चौथे में रह के क्षायोपशमिक में कन्वर्ट होगा फिर। बट औपशमिक सम्यक का अलग अलग शुद्धता है और क्षापशमिक सम्यक की अलग शुद्धता है। औपशमिक सम्यक तो बिल्कुल शुद्ध है, पानी पीने लायक है ना, लेकिन क्षापशमिक की थोड़ी सी शुद्धता में अशुद्धता, चलमल अगाढ़ दोष सहित होता है, बट वो भी सम्यक तो रहता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर उदय आने से भाव होते हैं कि भाव से उदय आते हैं? ये तो सबसे पहला क्वेश्चन था जो हम पंचलब्धि में कर रहे थे। आप बताइए इसका, मैंने कई बार क्लियर भी किया है कि आप बताइए, दो चीजें हैं, 2 चीजों में क्या क्या होता है। बोलने की कथन अलग है बट होता क्या है, आप बताइए। दो चीजें कौन कौन सी, दो ग्रुप कौन कौन से इसमें? सर मेरे को तो याद नहीं आ रहा है।
नहीं, अभी भी बात करते वक्त भी हम कर रहे थे ना, अभी उसमें पकड़ना पड़ेगा आपको। दो पार्टीज है इसमें, कोई भी एक पार्टी दूसरे पार्टी का काम नहीं कर सकती है। अभी भी नहीं हुआ क्लियर। सम्यक किसको हो रहा है? जीव को हो रहा है। और उस वक्त बाकी और भी कोई पार्टी है खड़ी हुई आप अपोजिट में? मोहनीय कर्म। एग्जैक्टली, तो पार्टीज दो हो गई ना। हाँ, दो पार्टीज हो गई। अभी कौन किसमें क्या काम करेगा आप बताइए। मतलब सर समझी नहीं मैं। कर्मों में सम्यक होगा। सम्यक कर्मों किसको हो रहा में, है? हाँ जीव को हो रहा है सर। जीव को सम्यक होगा, तो वो सम्यक का कार्य के लिए कौन मेहनत करेगा? जीव का प्रयास रहेगा। हाँ, तो कर्म क्या करेंगे उस वक्त? कर्म तो, कर्म उस टाइम तो दब जाएंगे सर। दब जाएंगे? वो क्या जीव ने दबाए हैं उनको? नहीं, वो भाव से दब गए। नहीं, मतलब जीव, भाव तो जीव के ही है ना। हाँ, भाव जीव के हैं। तो क्या जीव ने उन कर्मों को दबाया है? नहीं, फिर अपने वो, आप ही दब गया है। नहीं, वो तो जीव के भाव हुए तभी तो दबे ना। हाँ, जीव के भाव हुए तो दबाए, उन कर्मों के लिए अलग से कुछ नहीं किया है मतलब। नहीं, बट इसका मतलब क्या, अभी अभी जो भाव हो रहे हैं, जैसे आपको भाव हो रहे हैं, तो क्या वैसे उपशम हो रहा है जीव कर्मों में? अभी हो कर्मों रहा है में क्या? उपशम तो हो रहा है, हाँ सर हो रहे हैं। नहीं, अभी 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 आपके औपशमिक भाव हैं। औपशमिक भाव तो सर, अभी इस वक्त सर सर औपशमिक भाव मतलब तो कर्मों का दबना ना सर, अभी तो दब ही रहे ना कर्म। वही स्वाध्याय कर रहे हैं तो। कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। जब मैं औपशमिक भाव, हमने पूरा, आपने देखा होगा, हमने पूरा ये देखा था ना, जब टेबल वाली बुक में भी देखा था। ये पेज नंबर 23 निकालिए। इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको ये डाउट आते रहेंगे फिर। हाँ, 24 पेज निकालिए। हाँ, 24 पेज में क्षौपशमिक भाव देखें। औपशमिक भाव में ये ऊपर कुछ दिखाया और नीचे कुछ दिखाया। ऊपर भाव लिखा है, नीचे ज्ञानावरण आदि लिखा है के क्षयोपशम से। हाँ, और कोई बताएगा? प्रियंका जी बताइए, कुसुमलता जी। आपको समझ में आया क्वेश्चन विनीता जी? हाँ, राखी जी क्या बोला था आपने, क्या पूछा था? सर यही कि मतलब भाव करते हैं तब मतलब कर्म उदय में आते हैं, कि उदय के अनुसार भाव मतलब कर्म आते हैं। उदय के अनुसार मतलब भाव होते हैं। नहीं, मैं वही वही आपको ये सबसे पहले करना नियोग से, सबसे पहले यही कई बार हम रिपीट भी करते आ रहे हैं कि नहीं सर, ये आपने ये बताया ना सर, ये 3 वाला जो बताया ना, नहीं नहीं, वो नहीं, मिथ्यात्व करना और नियोग की कहने मिथ्यात्व और कहने की सम्यक। पद्धति, करना नियोग की शास्त्र की पद्धति, कहने की पद्धति क्या है? करना नियोग में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है सर। नहीं नहीं, कैलकुलेशन नहीं, करना नियोग में कर्मों की अपेक्षा से जीव की स्थिति बताई जाती है। कर्म बताए जाते हैं कर्मों के बारे में, लेकिन कर्मों में जो हो रहा है जीव को सेंटर में रख के बताते हैं, जीव के बारे में बताते हैं। जो कर्म हो रहे हैं
तो इसमें कहने की पद्धति सारी होती है। चलिए और किसी से पूछ लेते हैं पहले, नहीं तो फिर सुमन जी बताएंगे। हाँ प्रियंका जी बताएंगे आप। हाँ ठीक है सुमन जी आप बताइए। चलिए ठीक है, क्लियर कर दीजिए। सर भावों और कर्मों का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हमने पढ़ा है। राखी जी यहाँ पर यही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आगे हाँ थोड़ा और खुलासा कर दीजिए। जीव कर्मों का निमित्त, कर्म की तरफ की अपेक्षा से बात करते हैं तो कर्म के निमित्त से जीव के भाव होते हैं, और जीवों की अपेक्षा से बात करेंगे तो जीव वैसे भाव करता है तो कर्मों में उदय उपशम क्षय उपशम अवस्था बनती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध। रिपीट करिए ना लाइन। लेकिन क्या कर्मों के कारण जीव के भाव होते हैं? कर्मों के निमित्त के कारण जीव के भाव होते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बोला है, तो प्रति समय कर्म तो उदय में आते रहेंगे और जीव मिथ्यात्व करता रहेगा, तो ब्रेक कैसे लगेगा फिर? 5 समवाय लगाइए यहाँ पे। हाँ 5 समवाय लगाइए राखी जी, 5 समवाय। इसलिए कुछ चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। व्यवहार, निश्चय और उपादान, निमित्त। 5 समवाय में क्या मेन चीज है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जीव का किसमें लगता है? जीव का अपने में पुरुषार्थ होता है। जीव का अपने में पुरुषार्थ। जीव जब पुरुषार्थ करता है तो करेस्पॉन्डिंगली उस वक्त जो कर्मों की स्थिति होती है वो कर्मों में कर्मों के कारण होती है, लेकिन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। तो इसमें पूरा कभी कहेंगे कि हम कहते हैं ना कर्म हमें सताते हैं, हम कर्म हमें रुलाते हैं, कर्मों ने बांध रखा है, ये कर्मों की अपेक्षा से कहना हुआ। जैसे ही जीव पुरुषार्थ अपनी ओर लक्ष्य करके करता है तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन है। पुरुषार्थ तो जीव का जीव में होगा और कर्म में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, जीव कर्मों का कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें इसलिए अभी तक वो इसलिए नहीं बताया था कि सारा कार्यक्रम जीव का प्रायोग्य लब्धि में गया। जीव ने क्या किया? जीव चिंतन कर रहा है, उसी प्रायोग्य लब्धि से चिंतन की शुद्धता, जीव की शुद्धता विशुद्धता बढ़ रही है। जीव तो इतना ही काम कर रहा है, अपने स्वरूप का चिंतन कर रहा है। जीव ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, अपने स्वरूप का चिंतन कर रहा है। अपने 8वें विशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से मैं ऐसा हूं शुद्ध भाव का निर्णय कर रहा है। उसकी श्रद्धा की, उसने निर्णय करने के बाद उसकी जब श्रद्धा पक्की हो गई, दर्शन मोहनी किसका? श्रद्धा गुण का काम है। उससे पहले ज्ञान में उसने निर्णय किया कि मेरा ऐसा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन वाला। आप मैडम भी पढ़ाती हैं, आप उसको भी वर्ड्स पकड़िएगा। मैडम पूरा एक ज्ञायक स्वभाव पे ही सेंटर में रह के पूरा लेक्चर देती हैं, अगर आप पकड़ोगे तो, कि मेरा ज्ञान, ज्ञान आत्मा आत्मा में ज्ञान है क्या? ज्ञान में मेरे आत्मा है, कैसा वाला? त्रिकाल वाला, ज्ञायक स्वभाव वाला। जीव तो उतना ही काम कर रहा है, कभी भी जीव उसके अलावा कुछ कहीं और कर भी नहीं सकता है। सिर्फ मैं कर सकता हूं, यही अज्ञान है। जब उसको पता लग गया कि मैं पर में कर ही नहीं सकता हूं, अपनी ओर दृष्टि करता है, तो पुरुषार्थ उसका यही है। ज्ञाता दृष्टा भाव रहना ही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ से जीव जो पुरुषार्थ करता है तो करेस्पॉन्डिंगली उस जीव के उस कर्मों में जो बदलाव होता है उस वक्त उस कर्मों में जब बदलाव होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कर्मों में उस तरह का बदलाव होता है। तो मेन है जीव का पुरुषार्थ। जीव का पुरुषार्थ से कर्मों में उस तरह की स्थिति होती है, ना कि कर्मों में स्थिति होती है इसलिए जीव में भाव हो रहे हैं। ये कहने में आएगा, लेकिन सत्यार्थ भूतार्थ कथन तो यही है कि जीव पुरुषार्थ कर रहा है, उसके निमित्त से कर्मों में जो भी उठापटक हो रही है उसके निमित्त से हो रही है। कहने में कैसा भी आएगा कि कर्मों के कारण जीव के भाव हुआ, लेकिन फंडामेंटली ये हर वक्त क्लियर होना चाहिए कि जीव का पुरुषार्थ जीव में होगा। उस वक्त जो कर्म में हो रहा है कर्मों के पुरुषार्थ, कर्मों की अपनी स्थिति, अपने उसकी बल के कारण हो रहा है। क्रियावती शक्ति, उसमें अपनी शक्ति है,
परिणमन होने की उस रूप, वो कर्मों में हो रहा है। तो जीव कहने में जैसा भी आए, लेकिन मान्यता में क्लियर होना चाहिए कि, और दोनों का समय एक होने से कहने में आता है कि इसके कारण ये हुआ, लेकिन जीव अपना पुरुषार्थ अपने में कर रहा है, इतना क्लियर होना चाहिए। सर ये तो ठीक है, लेकिन वो जो क्रमबद्ध का बताते हैं फिर वो कैसे अप्लाई होगा? अभी उसको उसमें यहाँ यही नहीं बोलते लाते हैं हैं, जब जो हो। अभी है? इसको नहीं लाते हैं। तो वो आज मैंने इसी चीज पे एक ये अपना स्वानुभूति जी का बहुत ही बढ़िया आज का, इससे पहले मैंने एक लेक्चर डाला है, आप उसको सुनिएगा। 43 मिनट ऑनवर्ड्स, पहले का छोड़ दीजिए, पहले कहानियां हैं, वो 1 घंटा आप एक बार नहीं 2 बार सुनेंगे, उसको सुनिएगा, ये पुरुषार्थ के ऊपर ही है वो। और दूसरी चीज, एक क्वेश्चन बहुत पहले उठा था कि हमारी नेक्स्ट आयु कैसे बनती है, ये 2 पॉइंट पे उनका बहुत बढ़िया अच्छा क्लैरिफिकेशन है, आप उसको जरूर सुनिएगा, इस पुरुषार्थ को भी आपका क्लियर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, बहुत हाँ अच्छा लेक्चर है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ था वो, आप सुनिएगा उसको। तो अभी ये पुरुषार्थ, कर्म और 2 पार्टियां कभी भी होती है, ध्यान रखना। इंटरफेरेंस दूसरे का नहीं है, अगर इंटरफेरेंस है तो उसका कर्ता बन जाएगा। एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व के मतलब ही यही है, कर्तत्व मतलब उसका कर्ता मैं हो गया अगर कर्मों में कुछ किया तो ये क्लियर हुआ है अभी? जी सर। हाँ, प्रियंका जी थोड़ा क्लियर कर दीजिए इसको। सर, जीव पुरुषार्थ करता है अपने में, तो उसके जो भाव होते हैं उसके निमित्त से कर्मों में मतलब उपशम क्षयोपशम और जो उदय, स्थिति ऐसा। होती है, कर्मों की जो हाँ, स्थिति होती है, कर्मों की स्थिति होती है, वो अलग अलग, जैसे या उदय आते हैं, कुछ कर्म कुछ सत्ता में पड़े रहते हैं, कुछ का उपशम होता है, कुछ का क्षय होता है। तो जीव के भाव के निमित्त से वो एक ही समय में होता है, इसलिए हम ऐसा मतलब बोलते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण वैसा हुआ। लेकिन दोनों में दोनों अपने 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 कार्य करते हैं, कोई एक दूसरे के कार्य नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जीव ने ये किया इसलिए ऐसे कर्म बंधे, ऐसा नहीं है। वो उसी समय में वैसे कर्म बंधते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जीव ने ऐसे भाव किए इसलिए ऐसे कर्म बंधे, लेकिन दोनों में है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यस, बिल्कुल। राकेश जी क्लियर हुआ अभी ये? जी सर। ठीक है। सर एक प्रश्न पूछूंगा? हाँ, पूछिए पूछिए। ये हमारे जो गुणस्थान, पहले के 3 गुणस्थान है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ। मिथ्यात्व शासदन और मिश्र, ये दर्शन मोहनी वाले तीनों है क्या? मिथ्यात्व मोहनी, सम्यक मोहनी और मिश्र? ये पूरे के पूरे यस, दर्शन से संबंधित है, ये चार तक मिथ्यात्व से पहले संबंधित। 3। पहले चारों, हाँ हाँ। चारों, चौथा भी। अच्छा, चौथा भी है? पहला मिथ्यात्व है श्रद्धा विपरीत होने के कारण। दूसरा सासादन होता है मिथ्यात्व के काल में कषाय का उदय हो जाने से। 4 अनंतानुबंधी का अभी क्या हुआ, अप्रशस्त उपशम हुआ ना। लेकिन अगर अप्रशस्त उपशम होने के बाद किसी एक कषाय का उदय हो जाए, मिथ्यात्व का तो उदय ना आए, लेकिन किसी क्रोध मान माया लोभ का उस सम्यक के काल में उदय आ जाए, तो उसका सम्यक गिर जाता है, लेकिन सासादन में आ जाता है, गिर के दूसरे में आता है, तो वो भी श्रद्धा गुण से ही संबंधित है। तीसरा गुण आता है जब तीसरा सम्यक के काल के बाद तीसरे गुण स्थान में आता है, वो भी दर्शन से संबंधित है। चौथा गुण स्थान औपशमिक से संबंधित है या क्षौपशमिक से संबंधित है। तो ये चारों के चारों गुण स्थान तक दर्शन की प्रमुखता है, श्रद्धा गुण की प्रमुखता है, 1 से 4 तक। 5वें से संयम शुरू होता है, व्रत आदि 5 से। इसमें अभी जीव को कुछ भी तरह का कुछ भी संयम नहीं है। ठीक है। इसलिए पहले से 4 गुण श्रद्धा गुण की मुख्यता से होते हैं, और 5वें से 12 तक, 5वें से 12 चारित्र गुण की मुख्यता से। और 13वें में तो क्योंकि क्षयोपशम है, तो 13वें गुण स्थान में तो सभी का क्षयोपशम हो जाता है, ज्ञान दर्शन आदि का। तो ये प्रमोद जी क्लियर हुआ, थोड़ा उपशम का हुआ ना? हाँ, ठीक है। ये जो फिगर से अगर ये समझ में आ गया आपको, तो पूरा सम्यक तो समझ में आ गया आपको।
आप अनम्यूट कर लो। आपने जो दो फिगर दिखाया था, तो वो हाँ। दो फिगर में एकदम क्लियर है। वो जो पहली स्थिति, फिर बाद में अंतर, फिर दूसरा और ऊपर सेकंड स्थिति। यस। तो जो फर्स्ट स्थिति, जो पहली स्थिति है, उसका धीरे धीरे जो उपशम होता है, नहीं और उदय, उपशम उदय प्रथम उदय होता स्थिति है। उदय में होता रहेगा। हाँ हाँ, तो उदय होता है, तो बाद में दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ। और वो जब पूरा खत्म हो जाता है, तभी वो उसका उपशम चालू होता है। वो जो छोटा आपने जो अंतर मुहूर्त तक दिखा है, हाँ। और वहां से बाद में वो सीधा ऊपर, तो सेकंड द्वितीय स्थान में वो ऊपर चला जाता है। और वहां से उसका दूसरा दो रहते हैं, जैसे वो मिथ्यात्व है, बाद में दूसरा वो सम्यक मिथ्यात्व होता है, उसके बाद में सम्यक होता है। तो वो बाद में वो तीन स्थिति में चला जाता है। और बाद में जो अभी आपने जो ये लास्ट में सब समझाया, वो बराबर समझ में आ गया है। वो फिगर से हाँ एक्चुअली इसमें क्या है, एक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड टाइप होना है, बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा निषेक भी, और उस हिसाब से समझ में आ गया। मैथमेटिकल थोड़ा ज्यादा है, तो मैथमेटिकल तरीके से समझने में बहुत इजी हो जाता है। शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, समझने में भी। बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो वही मेन है पूरा। अभी उसी का जब ये पढ़ेंगे तो बाकी कई सारे डेफिनेशंस वगैरह है, अच्छी तरह समझ में आएगा, बट मेन चीज वही है। विनीता जी, आपको भी आया समझ में कुछ उसमें डाउट? सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया, बट देख लूंगी। हाँ थोड़ा मैं 10 मिनट लेट हो गई थी। अच्छा, ओके, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, फिर उसको कल एक बार रिपीट कर लेंगे एक बार फिर से। ठीक। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लीजिएगा। अभी पढ़ते 22 वापस पढ़ लीजिएगा, ठीक, आप समझ में आया होगा, कोई पढ़िएगा 22। सर कोई और पढ़ लेगा क्या? मेरे को हाँ, एकदम बहुत यस ज्यादा खांसी सी आ रही है। यस यस। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर 22? प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? ये पुरानी बुक में 22 तो बंद 36 किसे कहते हैं? ये पढ़िएगा आप 36। 36 अच्छा, पेज नंबर प्रशस्त में उपशम 36 किसे में। कहते हैं? हम्म। अधःकरणादि द्वारा उपशम विधान से अनंतानुबंधी चतुष्टक बिना मोहिनीय कर्म की जो उपशमना होती है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। इसे अंतःकरण रूप उपशम भी कहते हैं। ठीक है, बी। सर एक मिनट, इसमें जैसे बोला ना अधःकरण आदि, तो इसमें आपने बताया तीन चीज होती है, अधःकरण, हाँ, वो अपूर्वकरण उसको और बाद में पढ़ेंगे। मतलब उसमें जीव की प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचे थे पहले हम। प्रायोग्य हाँ। लब्धि के बाद जिस जीव ने सम्यक्त प्राप्त करना ही, जो जीव भव्य है, वो करण लब्धि में प्रवेश करेगा। मतलब उसकी विशुद्धता, जो प्रायोगिक लब्धि की अंतिम समय की विशुद्धता है, वहां से विशुद्धता बढ़ जाएगी उसकी ओर। जीव ने निर्णय कर लिया कि मेरा ऐसा स्वरूप है, तो मतलब ये अभी करण लब्धि में पहुंच गया है। पहुंच गया। अधःकरण मतलब करण है ना, उसमें अधःकरण हाँ। मतलब उसका एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें विशुद्धता बढ़ी है करण लब्धि में, लेकिन अभी इससे ज्यादा दो में और दो करण है जिसमें और विशुद्धता बढ़ेगी, है अभी मिथ्यात्व में ये। ठीक है, मतलब ओके। तीन करण है, वो बाद में देख ले। तीन करण मतलब विशुद्धता बढ़ रही है, करण लब्धि में पहुंच गया, भव्य जीव है, अभी सम्यक्त प्राप्त करके ही बाहर निकलेगा। अभी उसकी ना तो मृत्यु होगी ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी उसने सम्यक्त प्राप्त करके ही निकलना है। मोहिनीय कर्म की जो उपशमना होती है, तो जो मोहिनीय कर्म जो दबा के रखे हुए हैं, यस, उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्टक बिना, मतलब इस टाइम में अनंतानुबंधी नहीं, अभी अनंतानुबंधी की दूसरी चीज होगी, और नीचे दिखाया उसका अप्रशस्त होता है, वो नीचे बताया। तो सिर्फ मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम होता है, यहाँ पे इतना समझिएगा। अब भी पढ़िएगा, वापिस पढ़ो इसको। हाँ पढ़ लीजिए। अधःकरण आदि द्वारा उपशम विधान से अनंतानुबंधित चतुष्टक बिना मोहिनीय कर्म की जो उपशमना होती है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। इसे अंतरकरण रूप उपशम भी कहते हैं। ठीक है,
आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा आगे पीछे उदय में आने योग्य होने को अंतरकरण उपशम कहते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व में दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपशम ही होता है। आगामी काल में मतलब अगले काल में उदय में आने वाले, बाद में काल में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं का यहाँ हर वक्त, इसलिए आप इस चीजों को अंडरलाइन कर, कर्म में हो रहा है, यहाँ तो कर्म परमाणुओं का उपशम हो रहा है, लेकिन जीव क्या हो रहा है, जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा, बहुत ही विशेष परिणाम है, करण में विशेष परिणाम है, सम्यक होने वाला है। आगे पीछे उदय में आने योग्य होने को, आगे पीछे मतलब कुछ प्रथम स्थिति में आ गए, कुछ द्वितीय स्थिति में चले गए, उसको उपशम करण कहते हैं। ये सिर्फ दर्शन मोहिनी मतलब मिथ्यात्व में ही होता है। मिथ्यात्व इसलिए नहीं लिखा है कि बाद में जब एक बार और उपशम होगा तब तीनों प्रकृतियों में इस तरह का उपशम हो सकता है। अब 3 प्रकृतियां बन गई है, अब फिर उपशम होगा तो अब 3 प्रकृतियों का उपशम करेगा, 3 में गैप कर सकता है। 3 प्रकृतियां है ना मिथ्यात्व की, तो इसलिए दर्शन मोहिनी लिखा है, मिथ्यात्व नहीं लिखा है। ठीक है, सर एक मिनट वापस बोलिए, दर्शन मोहिनी क्योंकि वो तीनों है इसीलिए। नहीं, मैंने कहा ना औपशमिक सम्यक्त्व में दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपशम होता है, या मैं अभी कह सकता हूं कि औपशमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम ही होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? मिथ्यात्व में सिर्फ मिथ्यात्व हुआ और वो पहली बार, तीन टुकड़े वो जो हुए। पहली बार होगा तो वो सही होगा, वो कथन पहली बार के लिए, लेकिन जब सम्यक्त हो गया अब उसके बाद 3 प्रकृतियां होगी, अब जब भी वो उपशम करेगा अब 3 प्रकृतियों में गैप करेगा, तब उस वक्त, इसलिए उस अपेक्षा से वो ब्रॉडर पर्सपेक्ट में दर्शन मोहिनी की हो गई है। 1 में 2 में भी कर सकता है, 3 में भी कर सकता है। तो दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपशम ही होता है। ये छोड़ दीजिए जो लिखा है, नेक्स्ट 37 पढ़िए। सर 3 प्रकृतियां कैसे बोली अभी? जो सम्यक के काल में मिथ्यात्व के 3 जो टुकड़े हुए, मिथ्यात्व सम्यक्त जीव सम्यक्त हो रहा है सम्यक के काल में, तो मैं फिगर शेयर करता हूं फिर। वन्ना जी पेज नंबर 37। थैंक यू। ये सम्यक्त वाली पोजीशन है। यहाँ प्रथम स्थिति पहले दिखाई थी, वो देखा था, समझ में आया? सर सम्यक्त वाली मतलब ये जो 3 प्रकार है उसमें से सम्यक्त वाली ना? सर पेज 139 में। 139 है ना? हाँ, ये आड़ी लाइनें समझ में आती है सभी को? आड़ी लाइनें क्या है? नहीं सर। ये निषेक है ना सर? हाँ, अच्छा, ये आप थे नहीं ना, इसलिए तो जो ये एक लाइन बताती है उस पुद्गल परमाणुओं का, कर्म परमाणु का ग्रुप जो एक समय में उदय में आने वाला है। हाँ, ये आपने बताया अभी डेफिनेशन। हाँ, अब ये एक, अभी मान लो मैं यहाँ इसके नीचे हूं एक समय, अगले समय में इतने परमाणुओं का एक झुंड है, एक ग्रुप है, वो उदय में आने वाला है, उसको निषेक बोलेंगे। तो उसको एक लाइन से बताते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ये मतलब इसमें असंख्यात मिथ्यात्व कर्म के परमाणु हैं, उसको उसके बाद अगले समय में उसके ऊपर है, मतलब अगले समय में आने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर टेबल इस फिगर से। बट हमारे शरीर में तो जहां जहां पड़े हैं, लेकिन अगले समय में उदय में आने वाले जो जहां पड़े हैं उनको सबको मिला के एक ग्रुप में लगा देंगे तो वो इस लाइन में आ जाएंगे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे शरीर में मिथ्यात्व के परमाणु एक क्षेत्रवाही संबंध से हैं, हर एक जगह, एक ही जगह मिथ्यात्व के नहीं है, हर जगह फैले हुए हैं। उस मिथ्यात्व के परमाणुओं में एक एक समय में कब कब उदय में आने वाले स्थिति बंदी है उनकी,
तो स्थिति बंदी है तो एक एक समय में उदय आने वाले अलग अलग परमाणु हैं, कोई अभी आएगा, कोई एक समय के बाद आएगा, कोई उसके बाद समय, इस तरह से कई कई परमाणुओं का ग्रुप है जो एक एक समय में उदय में आने वाला है। उसको निषेक कहते हैं। उसको निषेक कहते हैं कि अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो ये एक समय वाला, उसके अगले समय वाले इतने परमाणु, उसके अगले समय वाले, उसके अगले समय वाले, ऐसे जितनी स्थिति हमारे पास है मैक्सिमम, उस तक के इतने परमाणुओं के निषेक पड़े। निषेक मतलब उनका ग्रुप को जो पूरे बताते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करना है। निषेक मतलब ग्रुप ऑफ मिथ्यात्व के परमाणु जो एक समय में उदय में आने वाले, एक विशेष समय में, उसके बाद आगे 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 उदय में आने वाले हैं, तो उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये अगले मान लीजिए 8:55 और 1 सेकंड पे उदय में आने वाला है। अभी 8:55 हुए, ये 8:55 सेकंड समय पे उदय में आने वाला है, सेकंड से। उसके बाद 8:55 3 सेकंड में उदय में आने वाला ये परमाणु है। तो इसको ऐसे बता दिया हमने। अभी हम यहाँ पे हैं, इसके नीचे हमारी स्थिति यहाँ पे है। अगले समय में उदय में आने वाला ये इतने परमाणु मिथ्यात्व के, हम सिर्फ मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, उनका ग्रुप को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ऐसे कर करके कितने कोड़ा कोड़ी सागर के पड़े हैं, तो ऐसे कितने निषेक बनेंगे एक एक समय के। जितने कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं उतने निषेक बनेंगे, राइट। तो ये हो है रिप्रेजेंटेशन निषेक। इसका मतलब हर एक समय एक एक समय उदय में आता रहेगा, ऊपर वाला नीचे आता रहेगा। समय जो बीत गया ये अगले समय में ये बीत जाएगा, ये नहीं रहेगा। उदय में आ गया ना, अगले समय में ये रहा, उसके बाद अगले समय में ये रहा, लेकिन इधर से बंधते भी जा रहे हैं ऊपर। अभी वर्तमान अवस्था में ये उदय में भी आ रहा है, साथ ही साथ बंद भी रहे हैं। तो इसलिए एक ही उदय में आते रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बंधते रहते हैं तो आगे स्थिति बढ़ती भी रहती है और इसमें जुड़ते भी जाते हैं। तो बंद उदय सत्ता, तीनों सत्ता के निषेक उदय में आ रहे हैं और नए बंद भी रहे हैं, इसमें सत्ता में ऐड भी हो रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसको समझने के लिए। तो ये ऐसे कंटिन्यूअस होते हैं, गैप नहीं होता है नॉर्मल अवस्था में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जीव ने पुरुषार्थ किया, प्रायोगिक लब्धि में है वो। उसके बाद तत्वों का निर्णय किया, 8 नए देखे, 8 नए पढ़ के जीव ने सोचा कि मेरा त्रिकाली स्वभाव है, जो मेरा त्रिकाली स्वभाव है, विशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जो उसमें बताया गया, मेरा ऐसा स्वभाव है और मैं वो पर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, संयोग नहीं हूँ, मेरे में दर्शन ज्ञान गुण है, लेकिन ऐसे अलग अलग नहीं है, मैं तो एक अखंड हूँ। ऐसे सोचता है, चिंतन करता है, चिंतन करके निर्णय किया कि हाँ ये ऐसा ही है। निर्णय मतलब अपना निर्णय, और उसके बाद उसने उसका वेदन किया। वेदन मतलब अपना लड्डू अपने ने खाया, जो उसका स्वाद आया। अगर इस वक्त किसी आपने लड्डू खाया, उसका स्वाद आपको आएगा, मेरे को नहीं आएगा, मैं उसके बारे में जान सकता हूं। तो उस वक्त उसने वो निर्णय किया कि मैं ऐसा हूं। ज्ञान में, यहां तक निर्णय ज्ञान में होगा, उसके बाद श्रद्धा में आ जाएगा कि हाँ मैं यही हूं, मैं जो हूं ना सोचने वाला, और ऐसा ही मैं हूं और यही मैं हूं। कौन? ये जो त्रिकाल ध्रुव आत्मा है, ये जो मेरा ज्ञान का परिणमन हो रहा है, यही मैं हूं और त्रिकाल ऐसा ही हूं। ऐसी जब श्रद्धा हो जाती है तो वो श्रद्धा एक साथ नहीं होती है। प्रायोगिक लब्धि के बाद विशुद्धि बढ़ते जाती है। जब वो श्रद्धा 3 करण के दौरान विशुद्धि जब बढ़ती है तो ये 3 करण होते हैं, विशुद्धि बढ़ती जाती है प्रति समय अनंत गुनी, और अंत में जब करण लब्धि का अंतिम समय होता है, वो करण लब्धि के बाद यहाँ जितने भी निषेक नीचे थे, इसके नीचे थे ना, नीचे थे, वो पूरे 3 करण लब्धि में गैप करता है। ये गैप मतलब कंटिन्यूअस थे, कंटिन्यूअस में से थोड़ा सा नीचे लाया, थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़े से अभी उदय में आने लायक बनाए, थोड़े से बाद में उदय आने लायक बनाए, थोड़े से निषेक। अभी मान लीजिए मेरा करण लब्धि में प्रवेश किया जीव ने, आपने करण लब्धि में प्रवेश किया 859 पे, आपने पुरुषार्थ करके करण लब्धि में आप भव्य हो, और आपको अभी कुछ समय बाद सम्यक तो होना है। तो अभी आपने प्रयोग्य लब्धि में
प्रवेश किया, आप अपने अंतर में चिंतन में लगे हो, निर्णय किया। करण लब्धि का समय मान लीजिए एक अंतर्मुहूर्त होता है, बहुत ही कम होता है, वो 48 मिनट तक हो सकता है, एक आवली 1-2 मिनट का भी हो सकता है। तो मान लीजिए 2 मिनट तक आपकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, प्रति समय आप अंदर में विशुद्धता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, लेकिन अभी मिथ्यात्व का उदय है। तो इन विशुद्धि बढ़ने के समय में, करण लब्धि के समय में क्या हो रहा है, जो कर्म के निषेध पड़े हैं ऐसे, ये पूरे कंटिन्यूअस थे यहाँ पे। करण लब्धि के समय में कुछ निषेध, 2 मिनट के बाद मेरे को सम्यक होना है, तो 2 मिनट से लेकर 3 मिनट के जो मिथ्यात्व के थे, सारे एग्जाम्पल है, 1 मिनट के जो अंतर्मुहूर्त का जो समय था, उतने निषेध मिथ्यात्व के कर्म परमाणु वहां से उसमें से हटा दिए। थोड़े अभी जो मेरा समय बचा है ना 1 मिनट का, उसमें उदय आने के लिए भेज दिए, और कुछ जो 2 मिनट के सम्यक के काल बाद वाले समय, उसमें भेज दिए कर्म के परमाणु मिथ्यात्व के। मतलब मैं करण लब्धि में हूं, कर्मों में इस तरह का यह गैप बना, उसको अंतरकरण कहते हैं, अंतर कहते हैं। और अंतर करने के बाद ये एक एक कर्म उदय में आ रहे हैं। कब तक? अगले 2 मिनट तक उदय में आएंगे। मेरे 2 मिनट तक करण लब्धि का समय है ना, 2 मिनट तक मेरी विशुद्धि बढ़ रही है, करण लब्धि का समय है, और 2 मिनट तक एक एक मिथ्यात्व का कर्म उदय में आ रहा है। करण लब्धि 2 मिनट के बाद खत्म होने वाली है। अभी 2 मिनट के बाद करण लब्धि का अंतिम समय आया। मैं यहाँ पे आ गया। मतलब 2 मिनट तक, 2 मिनट के बाद में सम्यक तो होने वाला है। अभी हाँ, तो 2 मिनट तक मतलब जो प्रथम स्थिति आने है, वाले थे प्रथम कुछ कर्म स्थिति उदय है। में, वो अभी आ गए, नहीं ऐसा नहीं बोल नहीं सकते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं जिस समय था वहां से 2 मिनट के जो निषेध थे, वो एक एक करके उदय में आ रहे हैं। 2 मिनट तक उदय में आते रहेंगे। अभी मेरे 2 मिनट खत्म हो गए। 2 मिनट खत्म हो गए, मेरे पास एक भी निषेध मिथ्यात्व का नहीं बचा है। मतलब वो कुछ पहले आ गए, ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ आ गए और कुछ को बाद नहीं में नहीं नहीं आएंगे? गैप से जो नीचे का निषेध है प्रथम, वो 2 मिनट मेरे बचे ना। अभी के समय से अगले 2 मिनट जब तक सम्यक होना है, 2 मिनट के काल तक एक एक समय में एक एक निषेध मिथ्यात्व का उदय में आता रहेगा। वो आता रहा है। अब 2 मिनट खत्म हो गए मेरे। अभी मैं इस जगह पे हूं। अभी मेरा करण लब्धि का अंतिम समय है, खत्म हो गया वो भी। अगले समय में मेरे पास अगला मिथ्यात्व का कोई निषेध उदय आने योग्य नहीं है, तब सम्यक तो हो गया। और मेरे औपशमिक भाव है, दोनों भी हैं। बट अभी हम कर्म की अपेक्षा से कर रहे हैं, तो इधर कर्मों में गैप हुआ और जीव को सम्यक हुआ। सर उल्टा भी बोल सकते। जीव के औपशमिक भाव हुए, सम्यक हुआ ना उसको, और कर्मों में या कर्मों का उदय नहीं हो रहा है। अभी उसके पास मिथ्यात्व का एक भी कर्म नहीं है उदय में आने के लिए, निषेध, क्योंकि गैप किया ना। अभी गैप कब किया? ये 2 मिनट में उसने गैप किया। जो 3 करण थे, करण के टाइम में उसने गैप किया, क्योंकि विशुद्धि के कारण, उस तरह की विशुद्धि, क्योंकि उसने जीव ने अपना निर्णय कर लिया कि मैं ऐसा हूं, निर्णय किया, विशुद्धि बढ़ रही है, लेकिन अभी उसकी श्रद्धा पक्की हो गई कि ये मैं हूं। अभी उसने अपने स्वरूप में लीन हो गया, श्रद्धा पक्की हो गई। वो इस समय पे श्रद्धा पक्की होते ही सम्यक हो गया। यहां से वो सम्यक का काल है कुछ समय के लिए, मान लो एक अंतर्मुहूर्त है, अनदर 2 मिनट के लिए समझिए, उसका सम्यक का काल है। गैप तो बनाया था 5 मिनट का, मतलब गैप ज्यादा बना दिया मिथ्यात्व के। उसका 3 करण के समय उसने 5 मिनट का गैप बना दिया। मतलब 5 मिनट के लिए कोई मिथ्यात्व का निषेध उसमें नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व का काल तो, ये सम्यक का काल तो 2 मिनट ही है। तो 2 मिनट तक, यहां से लेके अगले 2 मिनट तक जीव अपने श्रद्धा गुण का अनुभव कर रहा है, अपनी श्रद्धा को पूरी तरह से सम्यक रूप से ये मैं हूं वो अनुभव कर रहा है। अब उसको आत्मानुभव कहो, आत्मोपलब्धि कहो, सम्यक्त कहो, सम्यक दर्शन कहो, वो अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग है। बट यहाँ जब हम मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं तो श्रद्धा गुण की बात करेंगे।
बाकी कर्मों में भी हो रहा है कुछ ना कुछ, विशुद्धता आ रही है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। तो मिथ्यात्व के अगेंस्ट हमारा गुण है श्रद्धा गुण। श्रद्धा मेरी पक्की हो गई यहाँ पे कि मैं हूं ऐसा। जैसे श्रद्धा पक्की हुई है तो अभी वो आत्मानुभव का आनंद ले रहा है इस उपशम के काल में। इस उपशम के काल में अभी क्या हो रहा है? अभी उपशम का काल चल रहा है, जीव तो अपना श्रद्धा गुण से अपना आनंद ले रहा है, लेकिन अभी कर्मों में क्या क्या हो रहा है अब देखिएगा। विनीता जी यहाँ पे जो बोला ना 3 टुकड़े होते हैं, किस तरह से देखिएगा। अभी ये जो मिथ्यात्व है, अभी सिर्फ एक ही प्रकृति है मिथ्यात्व की। अभी क्या होता है, मिथ्यात्व के जिस तरह के ही थोड़े से कम ताकतवर मिथ्यात्व वाले, ये मिथ्यात्व तो बहुत तगड़ा है, ये तो सम्यक नहीं होने देता, लेकिन ऐसे इसी में से कुछ परमाणु निकल के और दो रूप बनते हैं। एक है मिश्र, यहाँ हम ऐसा ही एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, बट छोटे होते, वो उतने नहीं होते हैं जितने मिथ्यात्व के परमाणु निषेक होते हैं, उतने नहीं, बस थोड़े ही होते हैं, और उससे भी थोड़े और होते हैं सम्यक प्रकृति के। इस तरह से मिथ्यात्व के एक था मिथ्यात्व अकेला, उसके 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब उसकी सत्ता में ये जीव अलग, जीव सम्यक्त भोग रहा है। कर्म में मिथ्यात्व कर्म की ऊपर वाली जो द्वितीय स्थिति है, नीचे तो निषेक नहीं है, जो निषेक है उसमें से ये 3 टुकड़े हो गए, नंबर 1। नंबर 2 अभी हम पढ़ेंगे, जो अनंतानुबंधी कषाय है, जब मेरा यहाँ सम्यक के काल तक वो अनंतानुबंधी रूप उदय में आ रही थी, लेकिन जैसे ही सम्यक्त शुरू हुआ वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान रूप पलट के आती है। तो अनंतानुबंधी खत्म हो गई ऐसा बोल सकते हैं? इसलिए उस टाइम में, सिर्फ उसी टाइम के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं कि उसके जितने नीचे के निषेक हैं वो अनंतानुबंधी के हैं, उसके अपने निषेक तो अनंतानुबंधी के हैं, लेकिन वो जब इस समय में उदय में आ रही है वो पलट के उदय में आ रही है, तो इसके लिए उसको अलग नाम है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन के लिए पर्टिकुलर नाम है। बस इतना आप समझ लीजिए। मिथ्यात्व में 3 टुकड़े इस तरह से हुए, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान उदय में, क्योंकि अप्रत्याख्यान होगा तो सम्यक्त नहीं होगा। अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त नहीं होने देती, मिथ्यात्व के साथ, इसीलिए सर वो अप्रत्याख्यान होके आ रही है, राइट? हाँ, इसलिए अप्रत्याख्यान वना होके आ रही है, तो जीव चौथे गुणस्थान में है। तो अप्रत्याख्यान वर्णन होके उदय में आ रही, उसके निषेक कन्वर्ट होके उदय में आ रहे, लेकिन एक समय तक पहले वो अनंतानुबंधी होती है। तो ये स्थिति मिथ्यात्व में हुई, ये कषाय में ये हुई, और जीव के भाव ऐसे हुए। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा यहां तक, बस इसमें ज्यादा और अभी सोचिए मत, इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। पटनी सर, हाँ। ये जो अपना पंचलब्धि में अच्छा दिखाया है, तो अगर समझो दोपहर को एक एक्स्ट्रा क्लास रख के ये करण लब्धि और जो प्रथमोत्तम लब्धि है उसमें जो आप जो बोलते उसमें सब समझाया है, तो क्या है कि अगर वो हम क्लास में लेते तो हाँ, तो उसके लिए यस, वो हम जा रहे हैं ना, बट अभी वो थोड़ा ब्रेक हुआ ना, उसमें क्लियर हो सकता है। हम लोग प्रायोग्य लब्धि तक वही किताब पढ़ रहे हैं, प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गए हैं, अभी करण लब्धि से आगे पढ़ना था हमने, लेकिन ये बीच में हमने नए चक्र पढ़ लिया, फिर उसके बाद अभी ये सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक हो गया। लेकिन क्या हो गया, ये अच्छा हुआ गुणस्थान में भी, चौथे गुणस्थान में सम्यक तो आएगा, तो उसको मिला के हम कर लेंगे दोनों। जब इसमें चौथा गुणस्थान आएगा ना, क्या है कि इसमें जब चौथे गुणस्थान पे पहुंचेंगे ना, तो चौथे गुणस्थान में सम्यक्त होगा, तब हम पढ़ेंगे सम्यक्त कैसे हो रहा है करण लब्धि के साथ। हाँ, उसको यहाँ मिला लेंगे। पहले पूरा चैप्टर ना पढ़ के समझो, अपने को 2 के 3 पेज है जो आपने समझाया, अगर वो उसमें से हम लोग हम कर सकते हैं ना, तो और ज्यादा एकदम क्लैरिटी। हाँ, नहीं तो फिर वो हमको होमवर्क में ऐसा करिए, आप उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो, क्योंकि
वो मैं करेक्ट वो एक्चुअली उससे पहले तीनों करण लब्धि अगर पढ़ के करते हैं तो अच्छा आता है, लेकिन अभी उपशम समझने के लिए मैंने आपको एक आइडिया दिया, नहीं, इतना ही समझ में आएगा, बाकी इससे ज्यादा समझ में थोड़ा मुश्किल रहेगा। अभी तीनों आपने प्रिलिमिनरी दे दिया है। हाँ नहीं, आपने प्रिलिमिनरी बहुत अच्छा दे दिया। अभी क्या हम लोग पढ़ेंगे ना तो और क्लैरिटी हो जाएगी, तो कल समझो हमको कोई क्वेश्चन है तो हम आपको पूछ सकते हैं, तो वो हमको आज होमवर्क में दे दो, तो हम लोग कल पढ़ के आपको बता सकते हैं। आप एकदम उसको मैं तो आप जब भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दोपहर में हम जनरली 1 से 2 या आप टाइम दे दीजिए, एक क्लास में और जूम क्लास कर दूंगा अगर बाकियों को भी सूटेबल हो, क्योंकि सबको सूटेबल नहीं होता है दोपहर में, बट जिसको भी सूटेबल हो, किसी दिन 1 से 2, किसी दिन 3 से 4, बाकी सबके लिए तो बीच में 1-2 क्लास हम कर सकते हैं। आप बता देना कि कल अगर करना है या परसों करना, आप बता दीजिए मेरे को, आप एक मैसेज दे दीजिए ग्रुप में, सो बाकी लोग भी उस हिसाब से जुड़ जाएंगे। मैं एक जूम तो अपना भी फ्री है, मतलब अपना अंडर में है, तो जब चाहे हम क्लास कर सकते हैं। तो किसी और को भी अगर और डिस्कस करना हो तो हम कर सकते हैं, वो एक क्लास एक्स्ट्रा लेके। हाँ सर, इंडिया टाइम 1:30 करें तो थोड़ा थोड़ा आप हाँ यस, वही मैं इसलिए आपको भी पूछ रहा था आपको क्या सूट होता है, बाकियों को भी क्या सूट होता है, क्योंकि इनको प्रियंका जी, राखी जी को थोड़ा दोपहर का टाइम वो सूट नहीं होता है। नहीं सर, हमको नहीं होता। हाँ इनको सूट नहीं होता है, तो आप उसके बाद कब होता है, दिन में मुश्किल है क्या? सर पूरे दिन ही चलता है। हाँ तो ठीक है, फिर दिन में इनका नहीं हो पाएगा, हाँ, फिर या आप तो लोग मतलब रिकॉर्डिंग बाकियों को अगर रिकॉर्डिंग होता है तो सुनिए, करिए सर। हाँ रिकॉर्डिंग सुनिए, और आप लोग जिनको दिन में नहीं हो रहा है, आप अपने डाउट्स नोट करके रख लीजिए। किसी दिन हम 7 से 8 कर लेंगे इस क्लास से पहले, अगर जो भी समय सुटेबल हो। पॉइंट ये है कि आप अपना डाउट लेके रखिएगा, मैं जब भी है अवेलेबल हूँ, आपको अवेलेबल रहूंगा डाउट क्लियर करने, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब तक सर डाउट हम बैठते हैं तो अभी आपके साथ में बैठते हैं तो डाउट वाउट उसी टाइम पता लगता है सर। सर 1:30 अगर करना है तो ऐसा क्या ग्रुप पे मैसेज डाल दें? जैसे हम चाहते हैं कि 1:30 पूछ लेते हैं प्रमोद जी, 1:30 ठीक है? मंडे को, सर कल तो मैच है, कल तो सब घर में मेरे अलग पास रहेंगे। गुजराती बुक है तो उसमें 1:36 में दिया है सब, मेरे पास गुजराती ये बुक है। हाँ जिसमें से भी आप पढ़िएगा, हिंदी समझ में आता हाँ है तो ना, मैं मेरे वही पास पढ़ता हूँ। हाँ आप पढ़ के मैं हिंदी में बताइएगा, तो वो डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं। 1:30 ठीक है क्या मंडे को? ठीक है, नो सर। प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, सर मंडे को ग्रुप में 1:30। मैसेज डाल देना। हाँ मंडे को यस, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जूम मीटिंग कर दूंगा ना, एक जनरल डिस्कशन करके डाल दूंगा। ठीक है। हाँ इससे पहले भी हमने चलेगा। किया है 1-2 क्लासेस। 2 o'clock कैसे रहेगा? 2 o'clock 2 to 3, बाकी आपको सूटेबल है? हाँ आप अगर पक्का आते हैं तो हम एडजस्ट करें, नहीं तो फिर 1:30 ठीक है। नहीं पक्का आएंगे 2 आपको o'clock अगर आना ही है पक्का है तो फिर एडजस्ट कर लेंगे। 2 o'clock पक्का आना, ठीक है। या 2 to 3 हम मंडे को कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जब भी एज रिक्वायर्ड बेसिस पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रियंका जी आप कर पढ़ लीजिए, इवनिंग में 7 to 8 अगर है कर लेंगे, 9 to 10 रात को करना है कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? सर ये जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े आप बोल रहे हैं ना किए, तो यही ना, मतलब अपने जो दर्शन मोहनी के जो 3 प्रकार है वही ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और यस मिश्रित। यस। अब उसको टुकड़े कहने की भाषा में आती है, बट वो जब पढ़ेंगे समझने के लिए टुकड़े कहते हैं कि एक्चुअली क्या है, कोई चीज है, कोई क्वांटिटी 100 है, उसका 100 का अभी डिवीजन होके एक जो है सो कुछ उसमें से 20 कम हो गया, वो खुद 80 रह गया, 20 में से 15 का एक अलग बना दिया, एक 5 का अलग ग्रुप बना दिया। टोटल हमारे पास कोई चीज 100 थी पहले थी, अभी क्या हो गया, वो 100 से 80 हो गई, खुद तो 80 हो गई, और दो और बना दिए, एक 15 का ग्रुप बना दिया, एक 5 का एक आइटम बना दिया, 3 आइटम बना दिए। तो अभी उसको वो टुकड़े हुए या डिवीजन हुए, पार्ट हो गए, या उसकी क्वांटिटी कम हुई, उसकी अभी वो ये फर्स्ट प्रीलिमिनरी इंट्रो है, एग्जैक्टली किस तरह से कितनी उसकी शक्ति होती है, कितनी देर के लिए होते हैं, वो अभी पूरी टेक्निकल चीजें आएंगी,
ये तो सिर्फ एक प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है। अभी आपको आइडिया लग गया उपशम होता क्या है, दबाने का मतलब क्या है, टुकड़े होने का मतलब क्या है, प्रशस्त का क्या है, अप्रशस्त का क्या है। ये 4 चीजें आपको पहली बार सुन ली है, अब इसको बार बार हम करेंगे रोज, तो तब क्लियर हो जाएगा, तब फिर आपको आनंद आएगा पूरा सम्यक का समझने में। पूरी आपने अभी तक जितनी भी स्टडी करी हो और ये पंचलब्धि अगर पूरी तरह समझ ली तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप का अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, अगर समझते पूरी तरह अच्छी समझेंगे तो। जी सर। ठीक है, बट उसमें आप थोड़ा सा अपना भी पुरुषार्थ और अपनी भी रुचि और थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तब आपको आनंद आएगा, नहीं तो फिर वही बेसिक वाले डाउट हो जाएंगे। बेसिक वाले डाउट्स बैकग्राउंड में रखना है, क्योंकि बार बार वो बता नहीं पाएंगे कि पुरुषार्थ 5 समवाय और उपादान निमित्त और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, यह कौन किसका कार्य किसमें होगा, ये क्लियर होना चाहिए। कहते वक्त कहने की भाषा नए के अपेक्षा से होगी, लेकिन कार्य तो उसी हिसाब से होगा जिसमें होना है, वो बार बार नहीं बताया जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पूरी कर्मों में इसमें कर्मों की अपेक्षा से होगी, कर्म ये करते हैं, कर्म मुझे रुलाते हैं, कर्म घुमाते हैं, कर्म दबाते हैं, मेरे को कर्म सुखी नहीं रहने देते, कर्मों की अपेक्षा से पूरा कहा जाएगा। लेकिन उसका अर्थ पहले ही क्लियर किया था इसमें कहीं पे भी कि सारा भाषा तो इसकी अपेक्षा से होगी, लेकिन समझना हमें उसी अपेक्षा से है कि पुरुषार्थ तो जीव ही करेगा। ये हमने पंचलब्धि में बहुत बार पढ़ा है, उसको हाईलाइट भी किया था मैंने, आपको फिर बताऊंगा, इन्होंने कई बार क्लियर किया था ये इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ, तो ये आगे पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक हुआ। ठीक है, अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं अभी तक? हाँ वंदना जी पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपका 37 है। हाँ, अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम है सदवस्थारूप उपशम भी है। सत अवस्था रूप उपशम भी है। यस, सदवस्था है ना? हाँ, वस्था इसका मतलब सत प्लस अवस्था रूप उपशम भी है, सदवस्था हो गया ना, सत अवस्था रूप उपशम, सदवस्था रूप उपशम। यस, ठीक है। ये नाम अभी आपको इसलिए मैंने बता दिया, भाव पता लग गया। अभी ये टेक्निकल वर्ड्स नाम थोड़े नए नए हैं, जब तक बार बार यूज नहीं करेंगे ना अपने मुंह से बोल के, तब तक आपको समझ में नहीं आया, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा। आप भी इसलिए साथ साथ पढ़ेंगे ना सभी, तो आपको पता लगेगा, दिमाग में जाएगा। सदवस्था रूप उपशम, अप्रशस्त मतलब सदवस्था रूप, मतलब क्या होता है? अभी वही आगे बताया ना। अच्छा, वर्तमान समय छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों का सत्ता में पड़े रहने का को सद अवस्था रूप उपशम या अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अप्रशस्त, हाँ देखिए क्या बोला है, वर्तमान समय छोड़कर। वर्तमान समय मतलब जब वो उदय में आ रहे हैं, आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों का मतलब, आगामी काल मतलब अभी तक जब उदय में आ रहे हैं उससे पहले वर्तमान अवस्था में सत्ता में पड़े रहने को सदवस्था रूप उपशम, सत्ता में पड़े हैं। अच्छा, उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपशम है। आप देखिए आगे पढ़िएगा, ये हाँ यहाँ क्लियर है, उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपशम है। हाँ, अभी उदय का अभाव, उदय का अभाव मतलब उस रूप में उदय का अभाव अप्रशस्त है। ठीक है। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। जैसे सर्वघाती प्रकृतियों का शिवोपशम दशा में होने वाला सदवस्था रूप उपशम। जो कर्म तीन करणों के बिना ही सत्ता में स्वयं दबा हुआ रहे, उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। सम्यक दर्शन के समय जो 3 कारण होते हैं वे दर्शन मोहनिया कर्म के उपशम के लिए होते हैं, अनंतानुबंधी कषाय को दबाने के लिए नहीं, परंतु अनंतानुबंधी का सदवस्था रूप अप्रशस्त उपशम अपने आप होता है। अभी क्या हो रहा है, उपशम तो मिथ्यात्व में हो रहा है, लेकिन जीव के करण के समय में
ये भी दबे हुए हैं, ये भी उदय में नहीं आ रहे हैं। कौन से? अनंतानुबंधी कषाय को दबाने के लिए नहीं, परंतु अनंतानुबंधी का सदवस्था रूप अप्रशस्त उपशम अपने आप होता है। इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका अपने आप होता है इस तरह से उपशम, इसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं। निदति किसे कहते हैं? संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृतियों की निदति कहते हैं। निकाचित किसे कहते हैं? संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं। ये तीनों उपशांत द्रव्य कर्म निदति एवं निकाचित कर्म प्रकार के कारण द्रव्य अपूर्व करण गुणस्थान पर्यंत ही पाए जाते हैं, क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में ही सभी कर्मों के तीनों करण युगपत युचिन्न अर्थात नष्ट हो जाते हैं। उदयवली किसे कहते हैं? वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत काल में उदय आने योग्य निषेकों को उदय कवली कहते हैं। आपने डॉट छोड़ दिया पर्यंत में। पर्यंत में डॉट छोड़ दिया आपने। पर्यंत है, पर्यंत नहीं है। हाँ, यस, जो फर्क पड़ता है उसको। हाँ, पर्यंत। हाँ, अच्छा, पहले हम यहाँ तक ही देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। निधत्ति और निकाचित तक देखते हैं, उसके बाद आगे देखें। निधत्ति किसे कहते हैं? ये वन ऑफ द कर्म की अवस्था है ना, निधत्ति है। कर्म पड़े हुए हैं हमारे सत्ता में, उसमें जो सत्ता में पड़े हैं, तो जीव के भाव, अभी सत्ता तो बहुत करोड़ों सागर की पड़ी है, तो बहुत सारे कर्म भाव भी चेंज होते रहते हैं इतने सागरों में। जीव के कभी विशुद्ध भाव हुए, कभी संक्रमण भाव हुए, संक्लेश भाव हुए। अभी उन भावों के निमित्त से जो सत्ता में पड़े हुए कर्मों में जो खलबली ऊपर नीचे होता है, कोई ऊपर से नीचे स्थिति किसी की कम हुई, किसी का अनुभव कम ज्यादा हुआ, और किसी में कितने तरह के होते हैं, या तो उत्कर्षण होता है या अपकर्षण होता है। मतलब स्थिति नीचे से बढ़ के ऊपर गई तो उत्कर्षण हो गया, कि कुछ परमाणु ऊपर से लेके उनकी स्थिति नीचे हो गई, उसको अपकर्षण कहेंगे। तो ये दो चीज हो गई। अभी कुछ का संक्रमण भी होता है। संक्रमण पड़ा था ना कि साता का साता में, असाता का साता में भी होता है। अभी उदीर्णा होती है। उदीर्णा मतलब ऊपर से लेके सीधा उदयावली में आ जाते हैं, तो उदीर्णा हो जाती है। तो ये चार तरह की क्रियाएं जिसमें होती है निद्धति में। निद्धति में क्या है? संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृतियों को निद्धति कहते हैं। कि अभी जीव ने कुछ कर्म ऐसे बांधे, भाव समझ लीजिए, जीव ने जब भी बांधे कुछ इस तरह के भाव किए थे, इतने खोटे भाव किए थे कि उसके जो कर्म बंधे, वो जिस समय जिस प्रकार से उदय में आने वाले हैं वैसे ही उदय में आएगा। वो परमाणु चाहे जीव उसके बाद कितने भी अच्छे भाव कर ले, उनका संक्रमण वो असाता से साता में नहीं होगा। इसी तरह से संक्रमण भी नहीं होगा, और वो अपनी स्थिति छोड़ के नीचे अवली में भी नहीं आएंगे। मतलब कभी हमने ऐसे खोटे भाव किए थे जिसके कारण से, मान लो कि हमने कल कुछ भाव किए थे, और भाव करके ऐसे करे कि 10 साल के बाद वो उदय में आना था। वंदना जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, यस, हाँ। वो एग्जाम्पल के लिए, कल कोई कर्म बांधा जो बहुत ही खोटे भाव थे, गुस्से में थे, क्रोध में थे, किया, बांधा, और वो बांधा मैंने 10 साल का बांधा, और वो उदय में मान लो 10 साल के बाद आना था उदय में। तो लेकिन उसके बीच में 10 साल के बाद आज मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मेरे भाव अच्छे हुए, तो कुछ पड़ा ना, संक्रमण होता है, असाता से साता में बदल जाते हैं। अभी साता बन रही है तो कुछ पड़े हुए असाता के साता में बन जाते हैं। लेकिन वो कर्म ऐसे ढीठ होंगे, वो कर्म साता में नहीं बदलेंगे कभी भी। 10 साल के बाद आप 10 साल तक आप पुण्य करते रहो, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 साल तक आप कितना भी परिणाम अच्छे कर लिए, 10 साल के बाद जब उदय में आएगा
जब उदय में आएगा तो वो जो खोटा भाव था उसका फल देके जाएगा ही जाएगा। तो कुछ कुछ परमाणु ऐसे हम बांधते हैं, कुछ परमाणु बनते हैं मेरे भाव के कारण ही, बट कुछ कर्म ऐसे बनते हैं जिनमें संक्रमण भी नहीं होता और उदीरना भी नहीं होती है, तो ऐसे परमाणु को निधत्ति बोलते हैं। और कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें मतलब उनमें उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है, कुछ ऊपर कुछ नीचे जा सकते हैं, लेकिन जब उदय में आएंगे तो उनमें संक्रमण उदीरना नहीं होगी, लेकिन वो उदय में आएंगे तो उस तरह के परिणाम देके ही जाएंगे। लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें संक्रमण भी नहीं होता है, उदीरना भी नहीं होती, उत्कर्षण अपकर्षण, ये संक्रमण उदीरना तो उनमें भी नहीं होती निगत्ति में, लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है उनमें, ऊपर से नीचे, मतलब उस उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है कुछ कंडीशन के साथ, लेकिन जिनमें उत्कर्षण और अपकर्षण भी नहीं हो सकता है उनको निकाचित कहते हैं। भाव ये हुआ कि हम जब परिणाम करके कुछ भाव बांधते हैं, भाव करते हैं तो कर्म बांधते हैं, तो कर्म की स्थिति उस वक्त के अनुसार बन जाती है, लेकिन बाद में हमारे परिणाम अच्छे बुरे होते रहते हैं तो उनकी स्थिति अनुभाग भी घटता बढ़ता रहता है जो सत्ता में पड़े है। लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होते हैं हम के भावों के कारण उनमें कुछ भी नहीं होता है, जब वो उदय में आएंगे तो वो अपने जो फल देना उसी के अनुसार से फल देंगे, उनमें संक्रमण उदीरना नहीं होगी तो निधत्ति कहेंगे, और निकाचित नहीं होगा तो संक्रमण उदीरना उत्कर्षण और अपकर्षण नहीं होगा तो उसको निकाचित, निधत्ति निकाचित। संक्रमण उदीरना उत्कर्षण और अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को, अयोग्य मतलब वो नहीं हो सकते, अब उसमें ये नहीं हो सकता है, ऐसी प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं, ऐसी कर्म की प्रकृतियों को। नीचे का पढ़ लीजिए। अरे इतना तो याद ही नहीं रहता है, इतना तो याद नहीं इसलिए रहता। हम लोग आज 2 पेज भी नहीं पढ़े। नहीं, इसमें आप याद कुछ भी मत रखिएगा, पहली बार है, याद तो करना नहीं होगा, में कुछ भी याद नहीं रहता है, बट उसका भाव समझ में आना चाहिए, उपशम का भाव समझ में आना आपको। याद किसी को भी नहीं रहता है, किताब सामने है, कभी भी रेफर करते हैं, किताब के बिना रेफर नहीं करिए, किताब के बिना डिस्कस मत करिए, पढ़िए मत, लेकिन जो पढ़ते वक्त आपको याद आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और भाव समझ में आना चाहिए, उपशम में हो क्या रहा है, और 3 टुकड़े हो रहे हैं उसका भाव, उसका मतलब क्या, अब 3 टुकड़े किस तरह से क्या, पर 3 टुकड़े हो रहे हैं उसका भाव, या उपशम हो रहा है क्या मतलब, और सदवस्था अवस्था जैसे ही पढ़ते हैं तब समझ में आना चाहिए, अभी वर्ड बाय वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, याद रहे ये कोई कंडीशन नहीं है, याद रखना इसका मकसद नहीं है, हमें उसका भाव समझ में आया ये मकसद है, भाव समझ में आया क्या उपशम सम्यक का वो है, बाकी ये तो कर्मों की अवस्था है, ये हमें समझने के लिए है, लेकिन मेन काम तो वो जो उपशम का है उससे संबंधित, अगर वो समझ में आया, ये बाकी चीजें तो समझते समझते जैसे जैसे इनका एप्लीकेशन जहाँ पे होगा वहां समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बस एक बार पढ़, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा, करना नहीं हो तो बहुत कई बार पढ़ के उसका रिफरल के साथ कहाँ पे उसका यूज हो रहा है तब वो अच्छी तरह समझ में आएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये करना नहीं कहाँ हुआ है, तो द्रव्यानुयोग हुआ ना, ये गुणस्थान वगैरह पूरा करना नियोग के पाठ सब में बात आपने बहुत अच्छी बोली, बात सब में मेरे मेरे हित की निकल के आनी चाहिए, वो अनुयोग का पर्पस होना चाहिए, लेकिन इसमें किसकी अपेक्षा से बात कही जा रही है, इसमें बात कर्मों की अपेक्षा से बताई जा रही है, कर्म को पकड़ के मकसद कर्म को दिखाना नहीं है, कर्मों की ताकत नहीं बताना है, इसमें कर्मों की ताकत बता के, कर्म इतने ताकतवर है लेकिन ये बताते हैं कि जीव उससे ज्यादा ताकतवर है, उसके एक समय की शुद्धता कितने भी ताकतवर कर्म हो उनको समाप्त कर सकती है, एक अंतर्मुहूर्त काल में इतने कोड़े कोड़ी सागर के कर्म नष्ट हो सकते हैं, कैसे, जीव की शुद्ध भावों से। तो कर्मों को बताना है लेकिन सेंटर में जीव रहेगा, बात तो जीव की होगी, द्रव्यानुयोग में थोड़े नियम वगैरह समझे, वो पढ़ के ये समझेंगे तो इसमें उपयोग आपका बड़ा अच्छा लगता है, सूक्ष्म उपयोग लगता है, तो इसलिए सातिशय पुण्य का बंद होता है कहा ना, तो इसलिए एक एक करेंगे तो इसमें उपयोग इतना लगेगा, पूरा समझ में भी आएगा, और एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, एक बार
करने के बाद आप बार बार इसको पढ़ सकते हो। ये जितनी बार भी छोटी सी पंचलब्धि की किताब पढ़ो ना, बड़ा आनंद आता है। आज हमारा फिर ये क्योंकि रह गया इसका पंचकल्याणक का, ये एक्चुअली शुरू करते हैं तो फिर बंद नहीं हो सकता ये बीच में ना, ये तो या तो फिर कल हम 1-2 दिन पंचकल्याणक की सर करें, क्या पहले करें? पंचकल्याणक पढ़ के फिर ये करें तो? हाँ, वो एक्चुअली बोला था, कहा था कि आधा आधा कर लेंगे, बट वो ये शुरू करने के बाद फिर रुक नहीं सकते उसमें वही मुश्किल। पंचकल्याणक पहले कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो चल सर रहा है क्योंकि हमारा। अभी मेरे यहाँ क्या 6:15 होती है, मुझे आने में थोड़ा सा 10